एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है, कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से क्लासें नहीं लग पा रही हैं, तो हम आपको ऑनलाइन टॉपिक वाइज चैप्टर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनना। आज का टॉपिक हम ले रहे हैं कंसाइनमेंट, CONSIGNMENT, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेषण। आपको पता है कि ये टॉपिक राजस्थान बोर्ड में 8 नंबर का वेटेज दिया गया है इसे, और क्वेश्चन 3 आते हैं। 2 नंबर का 1, 2 नंबर का 1, 2 नंबर का 1 और 4 नंबर का 1। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब आपको समझना यह है कि कंसाइनमेंट होता क्या है। देखिए, कंसाइनमेंट को बोलते हैं प्रेषण। तो सबसे पहले हमें प्रेषण का अर्थ समझना चाहिए। प्रेषण होता क्या है? देखिए, प्रत्येक व्यापारी अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, और अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक से अधिक माल बेचना पड़ता है, और प्रत्येक व्यापारी चाहता है कि उसका ही माल सबसे अधिक बिके। और माल अधिक बेचने के लिए उसको कई साधन अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि व्यापारी किसी एक शहर में रहता है और वो विभिन्न शहरों में अपना माल बेचना चाहता है। तो अकेला आदमी क्या कर सकता है, क्योंकि अकेला चढ़ा बाढ़ नहीं फोड़ सकता, तो उसके लिए कई प्रयास करने पड़ेंगे। उसे उसका एक साधन है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में होता क्या है कि व्यापारी विभिन्न शहरों में अपने एजेंट नियुक्त करता है, और वो एजेंट को अपना माल भेजता है, और वो एजेंट माल को बेचते हैं, बदले में उनको कमीशन प्राप्त होता है। तो एक सीधा सा अर्थ हुआ है प्रेषण का। प्रेषण किसे कहते हैं? तो प्रेषण का अर्थ लिखिए आप लोग। स्टार्ट करूं? हाँ जी, प्रेषण का अर्थ लिखेंगे आप। प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को विक्रय हेतु माल भेजना प्रेषण कहलाता है। प्रेषण के अंतर्गत प्रेषक के द्वारा समस्त खर्चे किए जाते हैं। रास्ते की समस्त प्रकार की जोखिम प्रेषक की ही होती है। प्रेषणी को माल बेचने के बदले में कमीशन मिलता है। अब इस अर्थ में एक शब्द आया प्रेषक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंसाइनर, और दूसरा शब्द है प्रेषणी, जिसको बोलते हैं कंसाइनी। प्रेषक माल का मालिक होता है, इसलिए इसको प्रधान भी कहा जाता है, और ये एजेंट होता है। इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो स्वामी और नौकर का नहीं होता, स्वामी और एजेंट का होता है। ये माल भेजता है, ये माल प्राप्त करता है, उसके बाद में माल को बेचता है, और बेचे गए माल पर एक निश्चित दर से कमीशन प्राप्त करता है। तो इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो एजेंसी का संबंध होता है। इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो एजेंसी का संबंध होता है। तो प्रेषक का मतलब समझ में आया आपको, कि प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को विक्रय हेतु माल भेजना प्रेषण कहलाता है। प्रेषण के संबंध में समस्त खर्चे प्रेषक के द्वारा ही किए जाते हैं। रास्ते की समस्त प्रकार की जोखिम प्रेषक की होती है, और प्रेषणी को माल बेचने के बदले में केवल और केवल कमीशन मिलता है। ये इसका सामान्य सा अर्थ हुआ। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए एक डायग्राम से समझाता हूं मैं आपको। ये मिस्टर आगरा के ए हैं, इनकी खुद की फैक्ट्री है, माल बनाते हैं। अब ये चाहते हैं कि इनका माल आगरा के अलावा देश के विभिन्न शहरों में बेचा जाए। तो उसके लिए इन्होंने बॉम्बे के बी को, कैलकाटा के सी को और दिल्ली के डी को
अपना एजेंट नियुक्त किया, तो यहां पर ए कंसाइनर कहलाएगा, जिसको कि हिंदी में प्रेषक कहते हैं, और बी, सी तथा डी ये तीनों कंसाइनी कहलाएंगे। प्रेषणी, आगरा का ए बॉम्बे के बी को, कैलकाटा के सी को, दिल्ली के डी को विक्रय हेतु माल भेजते हैं। तो ए के द्वारा बी को जो माल भेजा गया, ए के द्वारा सी को जो माल भेजा गया, ए के द्वारा डी को जो माल भेजा गया, वह कंसाइनमेंट कहलाएगा, और इनके बीच जो संबंध होगा वह एजेंसी का होगा। आगरा से लेकर बॉम्बे तक, आगरा से लेकर कैलकाटा तक, आगरा से लेकर दिल्ली तक माल भेजने के संबंध में समस्त खर्चे ए के द्वारा ही किए जाएंगे। बॉम्बे माल आ गया, कैलकाटा माल आ गया, दिल्ली माल आ गया, उसके बाद माल को अपने गोदाम तक ले जाने के खर्चे बी, सी और डी के द्वारा किए जाएंगे। बाद में ये पैसे ए से वसूल कर लेते हैं और फिर माल को बेचा जाएगा, बदले में इनको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो ये इस प्रकार से एक डायग्राम के द्वारा आपको बताया कंसाइनमेंट होता क्या है। अब देखिए, आगरा का ए बॉम्बे के बी को जब माल भेजता है, आगरा का ए कैलकाटा के सी को माल भेजता है, आगरा का ए दिल्ली के डी को माल भेजता है, तो माल या तो ट्रक में भरकर भेजा जाता है या ट्रेन से भेजा जाता है, और अगर विदेश में माल भेजना हो तो बाई प्लेन भी भेजा जाता है। साथ में एक बिल बनाकर भेजा जाता है जिसको बोला जाता है सूचनार्थ बीजक। परफॉर्मा इनवॉइस, PERFORMA, परफॉर्मा इनवॉइस। देखो, आगरा का ये जो अपना एजेंट बी को, सी को, डी को माल भेजता है तो एक बिल बनाता है। बिल के साथ सूचनार्थ बीजक शब्द होता है, सॉरी बिल को ही बीजक कहते हैं, लेकिन यहां बीजक के साथ सूचनार्थ शब्द क्यों लिखा, क्योंकि वास्तव में बिल नहीं है। बिल क्रेता और विक्रेता के बीच बनता है, माल के क्रय विक्रय होने पर बिल बनता है। ये माल का क्रय विक्रय नहीं है, केवल माल बेचने के लिए भेजा जा रहा है, इसलिए सूचनार्थ बीजक है। तो इस सूचनार्थ बीजक में लिखा जाता है नंबर 1 भेजे गए माल की मात्रा, भेजे गए माल की मात्रा, माल का विक्रय मूल्य, माल को बेचने के दिशा निर्देश, इत्यादि। जैसे ही आगरा से माल बॉम्बे, कैलकाटा और दिल्ली गया, तो ट्रक के द्वारा गया या ट्रेन के द्वारा गया, तो साथ में ये बिल भी जाएगा। तो वो बिल के आधार पर बी, सी, डी माल को चेक करते अपने गोदाम में उतारते हैं, उसके बाद ये माल को बेचते हैं। और बेचने के निश्चित समय के बाद ये भी एक बिल बनाकर अपने प्रेषक यानी कंसाइनर को भेजते हैं, वो कहलाता है विक्रय विवरण। विक्रय विवरण। अब विक्रय विवरण में क्या क्या लिखा होता है? नंबर 1 बेचा गया माल, बिना बिका माल, प्रेषणी के द्वारा किए गए खर्चे, नंबर 4 अपना कमीशन काटकर शेष राशि का विवरण होता है। इस प्रकार सूचनार्थ बीजक प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को भेजा जाता है और विक्रय विवरण प्रेषणी के द्वारा प्रेषक को भेजा जाता है। अब मैं आपको इनको डिटेल में लिखवा देता हूं। देखिए,
तो सबसे पहला पॉइंट हुआ कंसाइनमेंट। ये मैंने आपको लिखवा दिया। दूसरा परफॉर्मा इनवॉइस, PERFORMA, परफॉर्मा इनवॉइस। सूचना सुविधा, इसका अर्थ लिख लीजिए आप, क्योंकि 2 नंबर में कई बार पूछ चुका राजस्थान बोर्ड में। करो स्टार्ट। जी हाँ, प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को भेजा जाने वाला ऐसा विवरण जिसमें भेजे गए माल की मात्रा, माल की किस्म, माल का विक्रय मूल्य और माल को बेचने से संबंधित दिशा निर्देश लिखे हुए होते हैं, सूचनार्थ बीजक कहलाता है। लिख लिया हमने, एक बार रिपीट कर रहा हूं। प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को भेजा जाने वाला ऐसा विवरण जिसमें माल की मात्रा, माल की किस्म, माल का विक्रय मूल्य और माल को बेचने से संबंधित दिशा निर्देश लिखे हुए होते हैं, सूचनार्थ बीजक कहलाता है। अब तीसरा पॉइंट, विक्रय विवरण, अकाउंट सेट, ACCOUNT, अकाउंट सेट। विक्रय विवरण, ये भी 2 नंबर में कई बार आता है। देखिए, प्रेषणी के द्वारा प्रेषक को भेजा जाने वाला ऐसा विवरण जिसमें बेचा गया माल, बिना बिका माल, स्वयं के द्वारा किए गए खर्चे तथा कमीशन की राशि काटकर शेष राशि का विवरण लिखा हुआ होता है, विक्रय विवरण कहलाता है। लिख लिया तुमने? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लें। प्रेषणी के द्वारा प्रेषक को भेजा जाने वाला ऐसा विवरण जिसमें बेचा गया माल, बिना बिका माल, स्वयं के द्वारा किए गए खर्चे और कमीशन की राशि काटकर शेष राशि का विवरण लिखा हुआ होता है, विक्रय विवरण कहलाता है। तो ये हुआ कंसाइनमेंट का अर्थ, सूचनार्थ बीजक का अर्थ तथा विक्रय विवरण का अर्थ। अब अगला टॉपिक, कमीशन। देखिए, कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चल के जो प्रैक्टिकल सवाल आएंगे उनमें ये सवाल को गलत करवाएगा अगर आपने इसको डिटेल में नहीं समझा। यहां पर कमीशन 3 प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1, सामान्य कमीशन, जनरल कमीशन। नंबर 2, परिशोध कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन, DELCREDRE, डेल क्रेडर कमीशन। नंबर 3, अधिभावी कमीशन।
ओवरराइडिंग कमीशन। कमीशन 3 प्रकार के होते हैं, उतार लीजिए आप अपनी कॉपी में। अब तीनों का अर्थ समझ लीजिए। देखिए, सामान्य कमीशन लिखिए, प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को माल बेचने के बदले जो पारिश्रमिक दिया जाता है, प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को माल बेचने के बदले जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह कमीशन कहलाता है। और सामान्य कमीशन की गणना कुल विक्रय पर की जाती है। कुल विक्रय, टोटल सेल, ध्यान रखना, कुल विक्रय का मतलब उधार विक्रय और नगद विक्रय दोनों मिलाकर टोटल सेल कहलाती है। ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इन दोनों में से पूछता रहता है। अब आप लिखिए नंबर 2 पर परिशोध कमीशन। बहुत डिटेल में समझना, अर्थ समझना, कैलकुलेशन करते समय इसको ध्यान रखना, इसलिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। आपको लिखना है परिशोध कमीशन का अर्थ। स्टार्ट करो। जी हाँ, देखिए, एक मिनट रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ पहले इसकी डिटेल के होता क्या है। देखिए, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, उसमें व्यापारी का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। और अधिकतम लाभ तभी कमाया जा सकता है जब अधिक से अधिक माल बिके। और अधिक से अधिक माल तभी बिकेगा जब व्यापारी विभिन्न शहरों में अपने एजेंट नियुक्त करेगा। और एजेंट नियुक्त करने के बाद भी उन एजेंट्स को उधार माल बेचने के निर्देश देगा, क्योंकि नगद माल बेचने की अगर शर्त रखे तो ज्यादा माल नहीं बिकेगा। अधिक से अधिक माल बेचना, उधार माल बेचने की शर्त भी रखनी पड़ती है। तो प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को ये निर्देश दिया जाएगा कि आप उधार माल बेच सकते हो, लेकिन उधार माल बेचने में प्रॉब्लम है, पैसा डूब सकता है। इस समस्या के लिए प्रेषक प्रेषणी को एक प्रलोभन देता है कि आप जिन लोगों को उधार माल बेचो उनसे पैसा भी वसूल आप ही करोगे और उसके बदले में मैं आपको अतिरिक्त कमीशन दूंगा। वो क्या कहलाता है? परिशोध कमीशन, डायरेक्ट कमीशन। अब इसका अर्थ लिखें आप, क्योंकि 2 नंबर में पूछता है परिशोध कमीशन का अर्थ। उधार बेचे गए माल का पैसा वसूल करने और डूबत ऋण की राशि वहन करने के बदले प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को जो एक अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है वह परिशोध कमीशन कहलाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, परिशोध कमीशन की गणना कुल विक्रय पर ही की जाती है। इसकी गणना उधार विक्रय पर तभी की जाती है जब प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि परिशोध कमीशन उधार विक्रय पर दिया जाता है। लिख लिया सबने? एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मिला लेना। उधार विक्रय की राशि वसूल करने और डूबत ऋण की राशि वहन करने के बदले प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को
जो एक अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है वह परिशोध कमीशन कहलाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, परिशोध कमीशन की गणना कुल विक्रय पर की जाती है। इसकी गणना उधार विक्रय पर तभी की जाती है जब प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि परिशोध कमीशन उधार विक्रय पर दिया जाता है। ध्यान रखना, प्रश्न में कुछ भी ना लिखा गया हो तो परिशोध कमीशन की गणना कुल विक्रय पर ही की जाएगी। इसकी गणना उधार विक्रय पर तभी की जाएगी जब प्रश्न में स्पष्ट रूप से निर्देश हो कि परिशोध कमीशन उधार विक्रय पर दिया जाता है। अब तीसरा लिखिए, अधिभावी कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो। बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर माल बेचने के बदले प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को जो एक अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है वह अधिभावी कमीशन कहलाता है। लिख लिया सबने? दोबारा बोल रहा हूं, बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर माल बेचने के बदले प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को जो एक अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है वह अधिभावी कमीशन कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, बार बार बीजक मूल्य शब्द आ रहा है। पहले आपको मैं बताऊं, एक होता है लागत मूल्य, एक होता है बीजक मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर माल व्यापारी की दुकान में आता है, यानी जिस मूल्य पर व्यापारी खरीद कर माल को अपनी दुकान में गोदाम में लेकर आता है वो लागत मूल्य कहलाता है। अब प्रत्येक व्यापारी लाभ कमाता है तो जितने का माल भी लेकर आया उसमें कुछ प्रतिशत वो अपना प्रॉफिट जोड़ता है। तो यहाँ पर प्रेषक जितने का माल बनाया उसने उसको प्रेषणी को भेजेगा, तो जितने का माल उसके बना वो तो क्या कहलाएगा, लागत मूल्य। और उसमें 10% या 15% या 20%, मान लीजिए माल बना उसके 100 रुपए, अब वो उसमें 20 रुपए जोड़कर प्रेषणी को बेचता है तो ये कहलाएगा 120 रुपए बीजक। यानी कि प्रेषणी को पता नहीं कि इसकी लागत कितनी है, फिर वो निर्देश देगा कि इसको 120 में बेचना है या 120 से ज्यादा में बेचना है। तो विक्रय मूल्य और बीजक मूल्य बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जितना इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो मूल्य आता है क्या कहलाता है। अगर इसी मूल्य पर बेच दिया इसको, ये 120 ही क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। लेकिन अगर मान लीजिए 130 में बेच दे तो विक्रय मूल्य 130 हो जाएगा। तो बीजक मूल्य में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों जुड़ा हुआ होता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। आपको बताया कंसाइनमेंट, उसके बाद
सूचनार्थ बीजक, विक्रय विवरण, कमीशन। कमीशन 3 प्रकार का, सामान्य कमीशन, परिशोध कमीशन जिसे डेल क्रेडर भी कहते हैं अंग्रेजी में, अधिभावी कमीशन जिसे ओवर राइडिंग कमीशन कहते हैं। तो ये इस टॉपिक की बेसिक बातें हैं। अब देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट और बताऊंगा आपको। हमारे देश में जितने भी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बिकती हैं, तो बनाने वाला कोई और होता है, बेचने वाला कोई और होता है। 2 व्हीलर के जितने भी शोरूम है, 4 व्हीलर के जितने भी शोरूम है, शोरूम वाला कोई नहीं बनाता, बनाने वाला कोई और होता है। यानी जो बनाने वाला है वो प्रेषक है, वो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाकर इनके पास बेचते हैं। तो ये एजेंट हैं, ये माल बेचते हैं, बदले में क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। अब इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो आपको समझना है। तो देखिए अकाउंटिंग समझने से पहले जनरल एंट्री समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए आपको बताया था 11th में कि जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व होता है, वही महत्व अकाउंटेंसी में जर्नल का होता है। जर्नल इज द स्पाइनल कार्ड ऑफ अकाउंट्स। जर्नल यानी रोज नामचा लेखा शास्त्र की रीढ़ की हड्डी है। किसी व्यक्ति की अगर रीढ़ की हड्डी खराब हो तो वो व्यक्ति अपना काम सही ढंग से कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, जिंदगी बेकार हो जाएगी। वैसे ही किसी भी छात्र छात्रा को यदि जनरल एंट्री समझ में नहीं आती है तो उसको अकाउंटेंसी समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस चैप्टर को समझना है कि जनरल एंट्री बहुत जरूरी है। तो देखिए अब जनरल एंट्री आपको 11th में पढ़ाई, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं दोबारा। मेन चीजें आपको बता दें कि जनरल एंट्री पढ़ाने से पहले आपको बताया गया था खाते कितने प्रकार के। खाते 2 प्रकार के, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत, पर्सनल और इम्पर्सनल। एक बार अपन थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं जनरल एंट्री करने से पहले, इसे टॉपिक हमारे क्या आ जाए, समझ में आ जाए। देखिए टाइप ऑफ अकाउंट्स। खातों के प्रकार। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते, अव्यक्तिगत खाते। इम्पर्सनल अकाउंट आर 2 टाइप्स। रियल अकाउंट, वास्तविक खाते। अनरियल अकाउंट, अवास्तविक खाते। दूसरा नाम है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। और तीसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड। तो मुख्य रूप से खाते 3 प्रकार के हुए, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट, वास्तविक खाते।
और अनरियल नॉमिनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अवास्तविक नाममात्र खाते, लाभ हानि खाते, इन 3 खातों के 3 नियम। देखिए आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री में खातों की पहचान आनी चाहिए कि वो खाता पर्सनल अकाउंट है या वो खाता रियल अकाउंट है वो या फिर नॉमिनल अकाउंट है, और फिर इन तीनों के नियम आने चाहिए। तो व्यक्तिगत खाते का नियम है, तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। सबको बताया था, समझाया था कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। इंग्लिश में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसी प्रकार वास्तविक खाते का नियम है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी प्रकार लाभ हानि खाते का कि समस्त हानि एवं खर्चों को डेबिट करो एवं समस्त आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट द ऑल प्रॉफिट्स एंड इनकम। ये 3 खाते और इन 3 खातों से संबंधित 3 नियम, इनके आधार पर हम जनरल में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। और जर्नल एंट्री समझ के की जाए तो देखिए थोड़ा मैं आपको यहां पर समझाऊं जर्नल एंट्री किस प्रकार से की जाती है। प्रेषण से संबंधित लेखा प्रविष्टियां, आप हेडिंग डाल लें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू कंसाइनमेंट। प्रेषण से संबंधित लेखा प्रविष्टियां। ट्रांजैक्शन, व्यवहार, बुक्स ऑफ कंसाइनर, प्रेषक की पुस्तकें और बुक्स ऑफ कंसाइन। प्रेषण की पुस्तकें, देखिए सबसे पहले अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था कि आगरा की ए ने बॉम्बे की बी को, कैलकाटा की सी को, दिल्ली की डी को माल भेजा, तो ये प्रेषक है, ये प्रेषण। प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को माल भेजा जाएगा, तो सबसे पहली एंट्री इसी की करनी है। नंबर 1, प्रेषक द्वारा माल भेजने पर प्रेषक द्वारा माल भेजने पर इसके एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट
डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसकी अब कोई एंट्री नहीं, क्यों? आप समझ लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता हो कि कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, फिर उन खातों का स्वभाव क्या है, यानी वो व्यक्तिगत है, वस्तुगत है, लाभ हानि है, उसके बाद फिर उसमें नियम लगाते हैं। तो जैसे इसमें दो खाते हैं, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो सबसे पहले आप समझ लें ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है लाभ हानि खाता है, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ये वास्तविक खाता है। अब जरा एक बार देखें आप नियम बोल के कि लाभ हानि खाते के नियम आपको बताया था, समस्त हानि और खर्चों को डेबिट करो, ये डेबिट किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि हानि कैसे हुई, क्योंकि प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को माल भेजा जा रहा है, समझ रहे हैं, और ये है वास्तविक खाता। जो वस्तु व्यापार में आती है डेबिट करो, और जो वस्तु व्यापार से जाती है क्रेडिट करो। तो सीधी सी बात है कि प्रेषक के से माल जा रहा है इसलिए इसको क्रेडिट कर दो। ये तो बात समझ में आती है कि क्रेडिट क्यों किया, लेकिन ये कंफ्यूजन देता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि इसको डेबिट क्यों किया। लेकिन अब आप इसका बेसिक समझिए कि प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को माल बेचा नहीं जा रहा, बेचने हेतु भेजा जा रहा है। रास्ते में माल खराब हो जाए, रास्ते में माल चोरी हो जाए, रास्ते में माल बाढ़ में बह जाए, तो वो जिम्मेदारी किसकी है? प्रेषक की। तो देखिए लेखा शास्त्र में रूढ़िवादी परंपरा को ध्यान में रखकर हानि के बारे में पहले सोचा जाता है। तो ये माना जाता है कि जब तक माल उसके पास पहुंच के बिक ना जाए तब तक हम उसको ये मान के चलते हैं हानि ही है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको हानि मान कर क्या किया है? डेबिट किया। जब माल बिकेगा तो इसी खाते को क्या कर दिया जाएगा? लाभ मान के क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस खाते को हानि मान कर डेबिट किया है और इसको वस्तु का फायदा मानकर क्या किया? क्रेडिट। उसकी एंट्री नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपको 11वीं क्लास में बताया था एंट्री व्यवहार की होती है और ये व्यवहार है ही नहीं। अब व्यवहार किसे कहते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। देखो व्यवहार की डेफिनेशन है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच घटित होने वाली कोई घटना जिसका मुद्रा में मूल्य हो। ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए ने बी की प्रशंसा कर दी, घटना घटी, लेकिन प्रशंसा का मुद्रा में मूल्य कर सकते हो क्या? ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए ने बी को गाली बकी, घटना घटी, लेकिन एक गाली का मूल्य मालूम कर सकते हो क्या? मार्केट में नहीं कर सकते। तो यहां पर ए और बी दो व्यक्ति हैं, लेकिन माल क्रय विक्रय नहीं हुआ, भेजा गया है केवल बेचने। सौदा जब भी माना जाएगा एक क्रेता हो और एक क्या हो? विक्रेता हो। ये यहाँ पर विक्रेता तो है लेकिन ये क्रेता नहीं। पहली बात तो विक्रेता क्रेता नहीं है दोनों, ये माल को भेजने वाला है, माल को पाने वाला है। जब ये माल को बेच देगा उसके बाद ये व्यवहार कहलाएगा, इसलिए इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं है। तो सबसे पहले एंट्री प्रेषक द्वारा माल भेजने पर। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आगरा का ए, बॉम्बे के बी को, कैलकाटा के सी को, दिल्ली के डी को माल भेजता है। अब माल भेजेगा तो बाई प्लेन भेजेगा, बाई ट्रेन भेजेगा या बाई ट्रक भेजेगा। तो पहले भेजने के सारे खर्चे कौन चुकाएगा? प्रेषक ही चुकाएगा। तो दूसरी एंट्री प्रेषक द्वारा खर्चे करने। प्रेषक द्वारा खर्चे करने। अब प्रेषक कोई भी खर्चा करे, ध्यान रखना इस चैप्टर में, चाहे वो किराया चुकाए, चाहे वो इंश्योरेंस चुकाए, चाहे और कोई खर्चा चुकाए, उस खर्चे का नाम नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि खर्चा हानि है तो हानि के लिए किसको डेबिट करेगा? कंसाइनमेंट को। तो हमेशा खर्चे के लिए कंसाइनमेंट डेबिट होगा। कंसाइनमेंट
अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, इसके कोई एंट्री नहीं होगी। देखिए खर्चा इसने किया है, उसका इससे कोई लेना नहीं है। जब तक उसके पास माल नहीं आ जाएगा उसके बाद वो खर्चा करेगा, उसकी एंट्री करेगा, उसकी ये कोई एंट्री नहीं करेगा। तो दूसरी एंट्री भी इसकी पुस्तकों में ही होगी। अब देखिए प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को जब अपना एजेंट बनाया जाता है ना, तो हर किसी आदमी को एजेंट नहीं बना लिया जाता, और एजेंट बनाने की कुछ शर्त और कंडीशन होती है, बाकायदा एग्रीमेंट किया जाता है, और जिस व्यक्ति को एजेंट बनाया जाता है उससे कुछ रुपया एडवांस सिक्योरिटी मनी के रूप में लिया जाता है, क्योंकि प्रेषक प्रेषणी को लाखों रुपए का माल बेचता है, तो जमानत के रूप में उससे कुछ पैसा लिया जाता है। तो तीसरी, प्रेषणी द्वारा प्रेषणी से अग्रिम राशि प्राप्त होने पर अब देखिए कंसाइनी कंसाइनर को कैश भी दे सकता है, चेक भी दे सकता है, और बीआर भी दे सकता है। सपोज कीजिए इसने कैश दिया, कैश अकाउंट, चेक दिया, बैंक अकाउंट, या बीआर दिया, बीआर अकाउंट डेबिट टू, और देने वाला कौन है? कंसाइनी, तो टू कंसाइनी। अब इसकी एंट्री होगी इसकी पुस्तकों में, क्योंकि इसको दिया है तो ये देने वाला हो गया, तो ये किसको दिया है इसने? कंसाइनर को दिया, कंसाइनर को डेबिट करेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और इसके लिए वो बीपी हुआ। कैश दिया, चेक दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बीआर दिया तो इसको पैसा चाहिए तो बीआर को बैंक से बुना सकता है। तो चौथी एंट्री बीआर को बैंक से बुनाने पर, 11वीं क्लास में आती थी ये चीजें, बीआर को बैंक से बुनाने पर। तो बीआर को बैंक से बुनाने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक बीआर को भुनने के बदले में कमीशन लेता है, कमीशन खर्चा है, खर्चे के लिए कंसाइनमेंट डेबिट किया जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख देना डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। इसके यहां भी इसकी कोई एंट्री नहीं। बस आज के लिए इतना ही बहुत है, आप इसको उतार लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कल सॉल्व करो।